चलिए, इस लेक्चर में आप लोगों को कोहनबर्ग को लेकर जो समस्याएं होती है, बहुत परेशान रहते हैं आप लोग कोहनबर्ग बाबू को लेकर के न। तो लास्ट टाइम में मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कोहनबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और कोहनबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसको अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसको भी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उसमें पियाजे ने आपको संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। और कोहनबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया इसको भी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बतलाने का क्या किया, कार्य किया। अब एग्ज़ाम में जो कोहनबर्ग से प्रश्न पूछा जाता है, या तो उनकी मान्यता पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, अथवा जो उन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बतलाए न, उन पर आधारित प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है, या नहीं तो कोहनबर्ग के सिद्धांत की आलोचना पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले कोहनबर्ग की जो मान्यताएं हैं उनको एक बार पुनः हम क्या कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। कोहनबर्ग का मानना है कि बच्चे जन्म से न तो नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक होती है, यानी जन्मजात बच्चे नैतिक या अनैतिक नहीं होते, यानी आनुवांशिकता का उन्होंने नैतिक विकास में प्रभाव जो है नगण्य माना है न। आनुवांशिकता का प्रभाव नैतिक विकास में क्या माना है, नगण्य माना है। वो कहते हैं कि जन्मजात बच्चे न तो नैतिक होते हैं और न ही क्या होते हैं, अनैतिक होते हैं। कोहनबर्ग ने कहा कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। इन अवस्थाओं का एक निश्चित क्रम होता है और उस क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं न। कोहनबर्ग कहते हैं कि बच्चों का नैतिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में होता है, ठीक है, और ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती है। इस क्रम को हम बदल नहीं सकते न। कोहनबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक तर्कना की चर्चा की है न। किसकी चर्चा की है, नैतिक तर्कना की। वह कहते हैं कि एक ही स्थिति में अलग अलग व्यक्ति या बच्चे की नैतिक तर्कना जो है वह क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है न। यानी कोहनबर्ग ने नैतिक विकास में वैयक्तिक भिन्नता को क्या किया है, स्वीकार किया है। कोहनबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ये कोहनबर्ग कहते हैं, हालांकि उनका यह बात जो है बाद के मनोवैज्ञानिकों ने गलत काट दिया। यानी कोहनबर्ग के सिद्धांत की यह एक क्या है, आलोचना है, क्योंकि कोहनबर्ग बोलते हैं कि नैतिक विकास का स्वरूप क्या होता है, सार्व। यह कोहनबर्ग की मान्यता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो इसके सिद्धांत की एक क्या है, आपको आलोचना है। कोहनबर्ग ने कहा है नैतिक तर्कना की तो बात की ही है, नैतिक द्विधा या नैतिक द्वंद्व की भी उन्होंने क्या की है, बात की है न। यानी कोहनबर्ग कहते हैं कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसी अवस्थाओं में होता है, ऐसी परिस्थिति में होता है जब वह निर्णय नहीं ले पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। इस स्थिति को हम नैतिक दुविधा या नैतिक द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोहनबर्ग अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का जो सबसे उच्चतम स्तर है वह सार्वभौम नैतिकता को माना है। किसको माना है, और कोहनबर्ग कहते हैं कि ये सार्वभौम नैतिकता वाली बात तक जो है ना, बहुत कम व्यक्ति क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं।
यानी कोहनबर्ग अपने सिद्धांत में किस किस चीज़ की बात करता है, तो नैतिक सोच की बात करता है, नैतिक द्वंद्व या दुविधा की बात करता है, नैतिक तर्कना की बात करता है, सार्वभौम नैतिकता की बात करता है न। लेकिन कोहनबर्ग किस चीज़ की बात नहीं करता, तो नैतिक व्यवहार का बात नहीं करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये आपको कोहनबर्ग की प्रमुख मान्यताएं हैं न। इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग लगे हाथ यह भी याद रखिए कि कोहनबर्ग ने आपको हिंज नामक व्यक्ति पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? हिंज नामक व्यक्ति पर न। और इनके बाद कोहनबर्ग में आपको, ये तो उसकी मान्यता हो गई, इन पर आधारित प्रश्न आएंगे। और कोहनबर्ग के सिद्धांत की आलोचना पर आधारित प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे न। तो कोहनबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या क्या है? पहली आलोचना है कि कोहनबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को सार्वभौमिक मानते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। नैतिक विकास समाज और संस्कृति के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। ये उसकी एक आलोचना है। कोहनबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक सोच पर ज़्यादा बल दिया है और नैतिक व्यवहार पर कम बल दिया है। यह भी उसके एक सिद्धांत की क्या है? एक आलोचना है। और कोहनबर्ग के सिद्धांत की जो सबसे बड़ी आलोचना है वह यह है कि कोहनबर्ग जो है नैतिक विकास के मतलब कोहनबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह केवल पुरुषों के नमूने पर आधारित है। यानी उस पर आपको लिंग भेद का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? हाँ, कोहनबर्ग पर लिंग भेद का आरोप लगता है। बाद में कैरोन गिनगिन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। कौन? कैरोन गिनगिन। उन्होंने कहा कि कोहनबर्ग का जो सिद्धांत है ना, वह पुरुषों के नमूने पर बिल्कुल क्या बैठ जाता है? सटीक बैठ जाता है, और महिलाओं के नमूने पर उतना सटीक नहीं बैठता। कैरोन गिनगिन ने कहा कि पुरुषों की नैतिकता जो है वह न्याय की नैतिकता होती है। किसकी नैतिकता होती है? और महिलाओं की नैतिकता जो है वह देखभाल की पर आधारित होती है। देखभाल की नैतिकता आती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। यानी कोहनबर्ग कहते हैं कि कोहनबर्ग नहीं, कैरोन गिनगिन कहते हैं कि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है और महिलाओं की नैतिकता जो है वह देखभाल पर क्या होती है? आधारित होती है। ठीक है। तो कोहनबर्ग पर लिंग भेद का क्या लगता है? आरोप लगता है। और वो कहे हैं कि अब हमारा सिद्धांत सार्वभौमिक है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कोहनबर्ग के सिद्धांत की क्या हो गई? आलोचना हो गई। तो कोहनबर्ग की क्या मान्यताएं हैं, क्या आलोचनाएं हैं, ये मैंने अभी बताया। इस वीडियो को यहीं पर हम क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरा पार्ट बना देते हैं जिसमें कि कोहनबर्ग के नैतिक विकास के जो 3 स्तर और 6 चरण है उसको मैं क्लियरली क्या करूँगा? बता दूंगा दूसरे पार्ट में ना। इस पार्ट में तो या तो आपको ये पार्ट जो अभी 8 मिनट आप लोग सुने हैं इन पर आधारित क्वेश्चन रह सकता है ना। 2 क्वेश्चन रहने की संभावना है, जैसा कि पिछले दिनों एग्जाम हुई है। एक इन पर आधारित होगा संभवतः, और दूसरा उनके नैतिक विकास के स्तर और चरण पर आधारित होगा। तो उन दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ।